नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स में आज पेश है हमारी नई वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर रोल के बारे में। हमने पिछली दो वीडियो में कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना था। आज जानते हैं एज एन एम्पलीफायर कमजोर संकेतों को आवर्धित एम्पलीफाइड कॉमन बेस ट्रांजिस्टर किस प्रकार करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। विषय की भूमिका को तेजी से दोहरा लेते हैं। हमारा ट्रांजिस्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल का 3 अलग अलग डोपिंग किए हुए एनपीएन प्रकृति का या पीएनपी प्रकृति का हो सकता है। जो बीच का भाग है एनपीएन में ये पी प्रभाग और पीएनपी में ये एन प्रभाग, इसे हम बेस बोलते हैं। बेस का भौतिक आकार छोटा होता है और इसमें डोपिंग भी अन्य एमीटर और कलेक्टर की तुलना में सबसे कम होती है। जो हमारी एमीटर परत है एनपीएन में ये एन साइड में या पीएनपी में ये पी भाग, इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा है और इसका काम है, जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में इस एमीटर एन भाग का काम है बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों को इंजेक्ट करके या एमिट करके बेस में भेजना, जो आगे कलेक्टर में पहुंचकर अपनी एक्शन करेंगे। जो हमारा कलेक्टर है ये किनारे वाला भाग, एनपीएन में एन भाग और पीएनपी में ये पी भाग, ये आकार में सबसे बड़ा है। डोपिंग में इसकी डोपिंग एमीटर से कम है लेकिन बेस से ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों भागों में एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा है, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा है और बेस की साइज और डोपिंग दोनों सबसे कम है। कहने को यहाँ 2 पीएन जंक्शन बन रहे हैं, एक एमीटर और बेस के बीच में और एक कलेक्टर और बेस के बीच में। तो कोई कह सकता है कि एक ट्रांजिस्टर 2 डायोड का एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन ध्यान रहे 2 डायोड को सीरीज में जोड़कर एक ट्रांजिस्टर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक ट्रांजिस्टर को समझने के लिए ये जो 2 डायोड वाली एनालॉजी है इसका प्रयोग किया जा सकता है। हमने बात की थी कि एमीटर पे एक तीर का निशान लगाते हैं और ये तीर पी से एन की तरफ होता है, तो ये तीर वाली जो साइड वाली भुजा है वो एमीटर हो गई है, दूसरी कलेक्टर हो गई है और तीर क्योंकि पी से एन है तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया है। ये जो समतल रेखा का विभाजक है वो बेस टर्मिनल हो गया और ये तीर एमीटर पे बन रहा है पी से एन, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर हो गया है। तो हम एक तीर के निशान से एमीटर और कलेक्टर में विभेदन कर सकते हैं और पीएनपी और एनपीएन प्रकृति भी बता सकते हैं। आगे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझ रहे हैं क्योंकि एनपीएन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन जो एमीटर से एमिट हो रहे हैं वो ज्यादा मोबाइल हैं और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। अगर एक ट्रांजिस्टर में ये जो बीच का भाग आधार है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन कर देते हैं तो ऐसे ट्रांजिस्टर को हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर कहते हैं। और हमने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर में ये जो 2 जंक्शन होते हैं एमीटर और बेस के बीच में और दूसरा कलेक्टर और बेस के बीच में, उनको इस तरह से बैटरियों से अभिनीत करना होता है, बायस करना होता है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में एम्पलीफायर का काम करे। इस हेतु हमें एमीटर जंक्शन को अग्र अभिनीत करना होता है और किसी भी पीएन संधि को अग्र अभिनीत करने के लिए जो पी प्रभाग है उसको बैटरी के पॉजिटिव साइड से और एन प्रभाग को, ये जो एमीटर का एन साइड है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, इसको बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ दिया है। और यही बात हमने यहाँ दूसरे जो सिंबॉलिक डायग्राम में प्रदर्शन कर रखा है। जो हमारी कलेक्टर के जो बायस बैटरी है वीसीबी, और हमने बताया था कि ये बता रहा है कि ये कलेक्टर और बेस के बीच में है और ये जो दूसरा टर्मिनल बेस है वो इनपुट और आउटपुट में कॉमन है, ऐसा प्रदर्शन हो रहा है। तो इस बैटरी ने इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के इस एन भाग को पॉजिटिव वोल्टेज देकर रिवर्स बायस कर दिया है। तो जब एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है तो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में आ गया है। ये जो तीर की दिशा होती है प्रतीक चिन्ह में, ये प्रचलित धारा की दिशा बता रही है। तो आप देखेंगे कि इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर धारा एमीटर टर्मिनल से बाहर आ रही है, जबकि कलेक्टर और बेस टर्मिनल की जो पॉजिटिव धारा टर्मिनल्स में ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ जा रही है। हमने जाना है कि बायस बैटरी VEB ने जो एमीटर और बेस के बीच में लगी हुई है, इस एमीटर जंक्शन को अग्र अभिनीत कर दिया है और दोनों तरफ के बहुसंख्यक आवेशवाहक अवक्षय परत के नजदीक आकर अवक्षय परत को ताकत और चौड़ाई में कमजोर कर चुके हैं। और दोनों तरफ एमीटर में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और बेस पी टाइप में जो होल है वो संख्या प्रवणता के कारण विसरण करते हैं। क्योंकि एमीटर की डोपिंग ज्यादा है और बेस की कम है तो इस विसरण में दोनों का हिस्सा बराबर नहीं है। एमीटर धारा में जो बड़ा हिस्सा है वो एमीटर के बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन का है, जो जब बेस में आता है तो वो बेस में एक अल्पसंख्यक की जैसे व्यवहार करता है और एक अल्पसंख्यक यहाँ स्थित बहुसंख्यक से विलोपित भी हो सकता है। और इस रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन में
ड्रिफ्ट होके कलेक्टर में भी जा सकता है। क्योंकि हमने बेस की साइज और डोपिंग कम रखी है, इसलिए विलोपन के चांस कम हो जाएंगे और इस उत्क्रम अभिनीति से जो कलेक्टर बेस जंक्शन में हमने रिवर्स बाइसिंग की हुई है, जिससे यहाँ एक मजबूत विद्युत क्षेत्र बन गया है, उसमें ये जो बहुसंख्यक एमीटर का बेस में आया है वो ड्रिफ्ट होके कलेक्टर में चला जाएगा। और ये आप देखिए बड़ा जो तीर दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि कलेक्टर धारा में एक बड़ा अंश एमीटर के वाहकों का है और कुछ कलेक्टर धारा दोनों तरफ के ये जो अल्पसंख्यक ताप से बने हुए वाहक हैं उनके अपवाह से भी बनती है। और कुछ जो मेरे एमीटर के इलेक्ट्रॉन यहाँ विलोपित हुए हैं वो बेस धारा बनाएंगे। तो हम पाते हैं कि एमीटर की धारा का एक अंश, बड़ा अंश तो कलेक्टर में पहुंच गया है और एक छोटा अंश 1 से 5% बेस धारा के रूप में है। हमने देखा कि एमीटर की जो विसरण धारा है उसमें बड़ा हिस्सा एमीटर के वाहक का है और उन वाहकों में भी अधिकांश वाहक कलेक्टर में पहुंच गए हैं। तो आप पाते हैं कि एमीटर धारा का एक बड़ा अंश कलेक्टर धारा बन जाता है। इस अंश को हम अल्फा कहते हैं, जिसे डीसी करंट गेन या डीसी अल्फा भी हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कलेक्टर करंट का एक हिस्सा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के रूप से एमीटर से कलेक्टर में पहुंचता है और कलेक्टर परिपथ की धारा बनता है। इस अवक्षय परत के जो कलेक्टर जंक्शन पे बन रही है उसके दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक ताप से बने हुए हैं वो भी अपवा गति करके कुछ धारा बनाते हैं और उस धारा को हम ICBO या ICO कहते हैं, जो किसी पीएन जंक्शन डायोड की उत्क्रम अभिनीति की रिवर्स सैचुरेशन करंट की भांति है। और अगर हम थोड़ा मैनिपुलेशन करें तो हम कह सकते हैं कि कलेक्टर की कुल धारा में से अगर ये लीकेज करंट को मैं घटा दूं तो ये शेष वो धारा आ गई जो एमीटर से कलेक्टर को पहुंची है। और वो जो धारा एमीटर से पहुंची है वो कुल एमीटर का जितना अंश है उसको हम अल्फा डीसी कह रहे हैं। क्योंकि ये लीकेज करंट सामान्यतः एक सिलिकॉन जंक्शन ट्रांजिस्टर्स में कम होता है तो हम कह सकते हैं कि कलेक्टर की धारा और एमीटर की धारा का अनुपात अल्फा है और अल्फा का मान 0.95 से 0.99 हो सकता है। अगर हम बेस की साइज और डोपिंग कम करेंगे तो अल्फा का मान बढ़ता है। हमने कॉमन बेस परिपथ में करंट गेन को इस तरह से समझा है कि एमीटर करंट की कुल मान में से कितना मान कलेक्टर में पहुंचा है और ये कुल कलेक्टर धारा में से जो लीकेज रिवर्स करंट माइनॉरिटी की बनती है उसको घटाकर जो आया मान है उसका और एमीटर धारा का अनुपात है। लेकिन एक बहुत खूबसूरत सूत्र हम इस रूप से पा सकते हैं अल्फा का। हमने जाना कि जो कलेक्टर करंट है उसका एक हिस्सा एमीटर के मेजॉरिटी के मूवमेंट से आता है और दूसरा माइनॉरिटी की कलेक्टर के आर पार ड्रिफ्ट से आता है और ये कॉमन बेस करंट गेन है। अगर मैं एमीटर करंट में किसी भी तरीके से परिवर्तन करता हूं तो कलेक्टर करंट में भी चेंज होता है और इस चेंज का जो सूत्र है वो ये रूप ले लेगा। और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये जो ICO है या ICBO है ये वो अल्पसंख्यकों की धारा है जो कलेक्टर संधि के आर पार अपवा से कलेक्टर धारा का अंश बनती है। ये धारा ताप पे निर्भर करती है, लेकिन अगर आप सिर्फ एमीटर करंट को चेंज करते हैं और ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर नहीं बदलता है तो इसमें जो चेंज हुआ है रिवर्स लीकेज करंट वाले कंट्रीब्यूशन का वो 0 है। तो आप अल्फा की एक और खूबसूरत परिभाषा यहां से बना सकते हैं, क्योंकि ये 0 है ICO में चेंज। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा कॉमन बेस करंट गेन है वो कलेक्टर करंट में चेंज और एमीटर करंट के चेंज का अनुपात है। और हमने जाना कि एक टिपिकल ट्रांजिस्टर में अल्फा का मान 0.95 से 0.99 है। इसका मतलब एमीटर करंट में जितना चेंज करेंगे उसका 95 से 99% भाग कलेक्टर के करंट के चेंज के रूप में प्राप्त हो सकता है। जरा ये बात समझते हैं कि यही तथ्य हमें एम्प्लीफिकेशन के लिए आधार कैसे बना देता है। यहाँ एक बात और समझने की है कि ये जो एमीटर करंट में चेंज है वो एक अगर अभिनित परिपथ की धारा में चेंज है जो आसानी से किया जा सकता है, और जो कलेक्टर सर्किट है वो रिवर्स बायस हाई रेजिस्टेंस का सर्किट है, उसमें जो चेंज है वो कलेक्टर करंट का चेंज है। तो ट्रांजिस्टर में एक बड़ी रोचक बात हो रही है, एक वीडियो में पहले हमने चर्चा भी की है कि कम प्रतिरोध की जो धारा का परिवर्तन है वो बिना घटे उच्च प्रतिरोध के परिपथ में पहुंच जाएगा और इस तरह से जो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर होता है उसी से एम्प्लीफिकेशन होता है। सारी बात समझते हैं। हमने एक NPN ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस मोड में, जो बेस टर्मिनल है वो इनपुट साइड में एमीटर और आउटपुट साइड में कलेक्टर के बीच में यहाँ कॉमन है, उसे एक्टिव मोड में लाने के लिए इस बायस बैटरी की मदद से, आप देखिए ये NPN ट्रांजिस्टर है, एरो P से N है, उसकी N साइड को नेगेटिव बैटरी दे दी है और इस बायस बैटरी ने जो एमीटर और बेस के बीच में लग रही है VEE, उसने एक रेजिस्टेंस एमीटर सर्किट में इस्तेमाल करते हुए इस जंक्शन को जो एमीटर और बेस के बीच में है उससे VEB मान यहाँ वोल्टेज अप्लाई करके और मेरे एमीटर जंक्शन को पर्याप्त
प्रभावी रूप से कट इन से ज्यादा वोल्टेज के साथ फॉरवर्ड बायस कर देना है, और ऐसी स्थिति में इस परिपथ में कोई धारा बहेगी। हम अभी इसकी चर्चा करेंगे। और इसी ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में लाने के लिए ये जो कलेक्टर और बेस के बीच में जो मेरी वोल्टेज है उसको इस VCC बैटरी के मदद से एक रेजिस्टेंस RC को लगाते हुए इस तरह से निर्धारित किया गया है कि ये जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस हो गया है, और रिवर्स बायस करने के लिए इस N साइड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ दिया है। अब मैंने दो कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर की मदद से एक से AC इनपुट सिग्नल देना है, और ये जो कैपेसिटर है इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि ये जो DC बायस है वो इधर जो इनपुट सर्किटरी है उससे प्रभावित ना हो, और मेरा जो लोड जो मैंने यहाँ लगाया है जिसके अक्रॉस में AC सिग्नल आउटपुट ज्यादा पावर वाला तब प्राप्त करूंगा जब यहाँ कम पावर का सिग्नल इनपुट करूंगा, उसे भी मैंने एक कपलिंग कैपेसिटर की मदद से जोड़ा है। तो ये जो कैपेसिटर्स हैं वो एक इस तरह की कपलिंग करेंगे कि वो AC सिग्नल को तो यहाँ ट्रांजिस्टर से जोड़े रखेंगे, यहाँ से इनपुट AC सिग्नल ट्रांजिस्टर को आता रहेगा और यहाँ से आउटपुट AC सिग्नल बाहर लोड को जाता रहेगा, लेकिन DC रूप में ये आइसोलेशन करेंगे। तो इस सर्किट के जो DC वर्किंग है वो इधर से प्रभावित नहीं होगी, और यहाँ की जो DC सर्किट वर्किंग है वो यहाँ से प्रभावित नहीं होगी। तो ये DC आइसोलेशन करेगा और AC सिग्नल का मूवमेंट अपने थ्रू कर देगा। हम एक सिंप्लीफाइड बात कर सकते हैं कि AC सिग्नल के लिए ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा और DC सिग्नल के लिए ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो DC के लिए मेरा सर्किट सिर्फ ये रहेगा, और AC के लिए यहाँ जो चीजें हैं वो सीधी यहाँ अप्लाई हो जाएगी और ये कैपेसिटर उन्हें जोड़ देगा। तो यहाँ तो इनपुट आ जाएगा और यहाँ से आउटपुट निकल आएगा। जैसे मैंने बात की कि DC वैल्यूज के लिए ये कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और ये जो ग्रीन हाईलाइट में मेरा परिपथ है वो आइसोलेटेड काम करेगा। तो ये जो इनपुट साइड है उसमें ये जो बायस बैटरी है VEE वो कुछ वोल्टेज तो यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग के एमीटर और बेस के बीच में बनाएगी, ये VEB, और कुछ वोल्टेज यहाँ एमीटर परिपथ में धारा प्रवाह होने से विभवपात हो जाएगी। जो एमीटर परिपथ में धारा है ये वाली इस सूत्र में देखिए, और यहाँ एमीटर और बेस के बीच में ये जो वोल्टेज है उसके बीच में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बता रहा है किरचॉफ के विभव नियम के अनुसार कि ये वोल्टेज यहाँ जंक्शन की वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस की करंट फ्लो से जो वोल्टेज ड्रॉप है उनके अनुसार होगी। और आप देखेंगे कि ये वोल्टेज और इस करंट में एक सरल रेखीय रिलेशन है, दोनों की घात, इस वोल्टेज की घात भी एक है और इसकी भी घात एक है। तो ऐसे समीकरण को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और इनका लेखा चित्र एक सरल रेखा होती है, और सरल रेखा को इंकित करने के लिए दो स्थितियां काफी है। तो अगर इस परिपथ में धारा शून्य लूं तो एमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज है वो VEE हो जाएगी, और अगर मैं कल्पना करूं कि यहाँ वोल्टेज शून्य कर दी गई है और ये सारी वोल्टेज सिर्फ यहाँ RE में आ रही है, तो RE में जो अधिकतम संभव धारा है वो ये हो सकती है। ये एक काल्पनिक स्थितियां हैं दोनों, लेकिन अगर इन काल्पनिक स्थितियों को मिलाती हुई एक रेखा खींचूं तो इस रेखा का जो स्लोप है वो इस भार प्रतिरोध के व्युत्क्रम के नेगेशन के बराबर है, क्योंकि इसका स्लोप का भार प्रतिरोध से संबंध है और भार को हम लोड बोलते हैं, तो इस रेखा को हम लोड लाइन बोलते हैं। और ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिस्टर की। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि एक ट्रांजिस्टर में जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कट इन वोल्टेज से ज्यादा करते हैं तो धारा है वो तेजी से चरघातांकी रूप से बहुसंख्यक आवेशवाहकों के विसरण से बढ़ने लगती है। तो किसी समय कितनी जंक्शन वोल्टेज पे कितनी धारा होगी वो न केवल मेरे ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक इस काली रेखा के अनुरूप होगी, बल्कि वो इस परिपथ को जो बताने वाली इस समीकरण है उसको भी संतुष्ट करेगी। और समीकरण को ये रेखा बता रही है ग्राफिकली, और ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक ये काली रेखा है, और ये जो दोनों जहां मिलते हैं उसे हम ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो किसी दिए हुए रेजिस्टेंस और बायस वोल्टेज के हिसाब से और इस ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इस जंक्शन के अक्रॉस इतनी वोल्टेज रखेगा और इस सर्किट में इतना करंट फ्लो होगा। तो मुझे सर्किट का करंट और जंक्शन की वोल्टेज ज्ञात हो गई। इसको हम DC बायस पॉइंट बोलते हैं, और DC बायस पॉइंट को डिसाइड करने का काम ये बायस बैटरी और ये रेजिस्टेंस करेगा, और ऑफ कोर्स ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक करेगी। DC सप्लाई के लिए ये कैपेसिटर दोनों ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेंगे और मेरा सर्किट ये ग्रीन हाईलाइट एरिया जैसा बिहेव करेगा। और अब जरा आउटपुट सर्किट की बात करते हैं। हमने ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट करंट का आउटपुट वोल्टेज के साथ वेरिएशन को स्टडी किया था, तो पाया था कि किसी दिए हुए
एमीटर धारा पे ये जो आउटपुट कलेक्टर करंट है उसका मान बदलता नहीं है, भले ही हम आउटपुट वोल्टेज बदले, लेकिन अगर अपन एमीटर धारा को बदलते हैं तो हम पाते हैं कि जो कलेक्टर की धारा है वो भी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टर परिपथ की धारा है वो मोस्टली एमीटर करंट द्वारा तय होती है और इस पे कुछ मामूली सा असर आउटपुट वोल्टेज का हो सकता है। लेकिन यहाँ एक परिपथ हमने बनाया हुआ है जिसमें एक बायस बैटरी की मदद से हमने कलेक्टर जंक्शन को पर्याप्त रिवर्स बायसिंग देने की चेष्टा की है और एक प्रतिरोध भी परिपथ में धारा और विभव के मानों को निर्धारित रखने के लिए यहाँ कलेक्टर सर्किट में लगाया गया है। हम देखते हैं कि ये जो वोल्टेज है किरचॉफ के विभव नियम के अनुसार वो इस जंक्शन पे कलेक्टर और बेस की रिवर्स बायसिंग के साथ साथ धारा प्रवाह के साथ इस रेजिस्टेंस में भी एक वोल्टेज ड्रॉप बनती है। तो इस परिपथ में बहने वाली कलेक्टर करंट और ये जो जंक्शन में कलेक्टर और बेस के बीच में आने वाली वोल्टेज है उसका निर्धारण किरचॉफ के विभव नियम के अनुसार और ओम के नियम के अनुसार एक रेजिस्टेंस में विभव I × R होता है। हम पाते हैं कि ये वोल्टेज, ये जंक्शन की वोल्टेज और इस वोल्टेज का सम है। तो जंक्शन की वोल्टेज का जो समीकरण है धारा के साथ वो ये आ गया। और आप देखिए कि ये जो दोनों पैरामीटर हैं कलेक्टर बेस बायस वोल्टेज और कलेक्टर सर्किट की करंट, यहाँ दोनों की घात 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसका लेखा चित्र एक सरल रेखा होगी और सरल रेखा पाने के लिए ये जो पॉइंट है जहाँ पे जो VCB है वो VCC के बराबर है और यहाँ पर इस बिंदु पर जहाँ VCB 0 हो गई है आप IC का मान VCC/RC पा रहे हैं। तो ये दोनों काल्पनिक बिंदु हैं, ये कट ऑफ में है और ये सैचुरेशन की स्थिति में है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली ये रेखा है वो इस समीकरण को ग्राफिकली शो कर रही है। और एक ट्रांजिस्टर में अलग अलग एमीटर करंट के लिए कलेक्टर करंट और कलेक्टर बेस बायस वोल्टेज के साथ जो रिलेशनशिप है वो यहाँ नीले कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स में शो हो रहा है और जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगी वो परिपथ की निर्धारण हो जाएगी। और हमने अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को अध्ययन करते हुए देखा था कि ये जो बैटरी है जो इनपुट सर्किट में लगा रखी है और ये जो रेजिस्टेंस है वो तय कर देगा कि इस सर्किट में धारा एमीटर में कितनी होगी। कल्पना करो कि एमीटर में धारा 4 मिली एम्पियर है, तो 4 मिली एम्पियर के दौरान जो कलेक्टर करंट है और कलेक्टर बेस वोल्टेज है उसका रिलेशन ये नीली रेखा होगी। और क्योंकि इसने इस समीकरण को भी संतुष्ट करना है और उस समीकरण का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये काली रेखा है और जहां दोनों कट रही है वो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आप पा रहे हैं कि इस ट्रांजिस्टर में जब मैं ये बाइसिंग करता हूं तो मेरा जो ऑपरेशन है जो सारी चीज़ों को तय कर चुका है कि एमीटर करंट 4 मिली एम्पियर है, संगत कलेक्टर करंट 4 मिली एम्पियर से थोड़ा सा कुछ कम है और उसके संगत ये जो वोल्टेज है लगभग 20 वोल्ट वो कलेक्टर और बेस के बीच की रिवर्स बायस वोल्टेज हो गई। हम लोग कभी आगे जब कॉमन एमीटर पढ़ेंगे तो इस तरह की बायसिंग को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझते हैं एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को। जब मैं इनपुट AC सिग्नल कपलिंग कैपेसिटर के मार्फत सर्किट को दूंगा तो वो वस्तुतः यहाँ एमीटर और बेस के बीच में जंक्शन पे आई हुई वोल्टेज होगी। मैजेंटा हाईलाइट में दिखने वाले कपलिंग कैपेसिटर की मदद से जब आवर्धित आउटपुट बाहर लूंगा तो ये जो पॉइंट है वो कॉमन है देखिए बेस के साथ, और जो AC आउटपुट है वो मेरा यहाँ कलेक्टर और बेस के बीच में जो वोल्टेज सिग्नल बन रहा है वो हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि ट्रांजिस्टर जब काम कर रहा है तो एमीटर और बेस के बीच में तो इनपुट AC सिग्नल आ रहा है और कलेक्टर और बेस के बीच में आउटपुट AC सिग्नल जनरेट कर रहा है। हमने इस कपलिंग कैपेसिटर के मदद से जब यहाँ इनपुट सिग्नल लगाया है तो ये AC सिग्नल को सीधा यहाँ एमीटर और बेस जंक्शन पे अप्लाई करवा देगा। ये कपलिंग कैपेसिटर DC को तो ब्लॉक करता है, आने जाने नहीं देता, लेकिन AC सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। और जैसे ही ये AC वोल्टेज यहाँ कलेक्टर और बेस के साथ आएगी तो ये DC बायस का जो स्टेट है उसके साथ कुछ मिलकर परिवर्तन करेगी और उस परिवर्तन से यहाँ एमीटर करंट में चेंज होगा और एमीटर करंट का चेंज जैसे हमें पता है कलेक्टर करंट के चेंज के रूप में हमें आउटपुट सर्किट में प्राप्त हो जाएगा और हम बहुत छोटे से वोल्टेज मान से इस अगर अभिनीत छोटे प्रतिरोध के परिपथ में बहुत आसानी से अच्छी मात्रा की एमीटर करंट की धारा में परिवर्तन करेंगे और वो धारा का परिवर्तन लगभग पूरा मात्रा का एक रिवर्स बायस हाई रेजिस्टेंस के सर्किट में कलेक्टर करंट के चेंज के तौर पे आ गया है। और ये जो कलेक्टर करंट का चेंज है वो इस कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू AC सिग्नल के लिए ये शॉर्ट जैसा व्यवहार करेगा। हमारी इस आउटपुट जो यहाँ बाहर प्रतिरोध हमने लगा रखा है उसमें एक एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल के तौर पे हमें मिल जाएगा। ये जो इनपुट सिग्नल है जिसे मैं डेल्टा VEB कह रहा हूँ, एमीटर बेस वोल्टेज में
हल्का एसी सिग्नल चेंज, वो सीधा इस जंक्शन के ऊपर आ जाएगा। और जब ये जंक्शन पे आएगा, ये छोटा नीला कर्व आप देखिए, ये साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो ये मेरी जो डीसी लोड लाइन और कैरेक्टरिस्टिक कर्व के कट से जो ऑपरेटिंग कंडीशंस बनी थी, उस ऑपरेटिंग कंडीशंस में ये डीसी वोल्टेज थी, मेरा ट्रांजिस्टर यहाँ काम कर रहा था। लेकिन ये एसी सिग्नल जब उस पर सुपर इम्पोज होता है तो वो इस बायस पोजिशन को बदलेगा और ये ऑपरेटिंग क्यूसेंट पॉइंट जो है वो इस सिग्नल की पीक मैग्नीट्यूड पे ए पे और नेगेटिव पीक पे बी पे शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये साइनोसॉइडल वेरी करेगा तो अगर ये वेरिएशन कम है तो मैं इस कर्व्ड पोर्शन को एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं, और ऐसी स्ट्रेट लाइन पोजीशन में मैं ये मान सकता इस ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू से ए तक जाने या वापस बी तक आने के बीच में जैसा चेंज क्यू से ए की तरफ है वैसा ही क्यू से बी की तरफ है। तो ये दोनों तरफ मेरा जो सिग्नल आएगा यहाँ एमीटर करंट में चेंज के तौर पे, जब मैं यहाँ एमीटर और बेस के बीच में सिग्नल वोल्टेज में चेंज करूंगा तो वो बिल्कुल इसके प्रोपोर्शनल साइनोसॉइडल फॉर्मेट रखेगा। लेकिन अगर ये सिग्नल बड़ा होता, इस शान फ्रेम में आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि अब ये पोर्शन है वो थोड़ा नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में आ गया है। और हमें पता है कि अगर एमीटर करंट बढ़ता है तो जो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस है मेरे ट्रांजिस्टर का वो कम हो जाता है और धारा तेजी से बदलने लगती है। तो आप पाएंगे कि ये Q से A की तरफ तो ये ज़्यादा चेंज होगा और Q से B की तरफ ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो वेरिएशन है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आप पाते हैं कि ऐसे बड़े सिग्नल जहां कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर हो जाती है, जहां अंतर Q और A में और Q और B में जो छोटे चेंज के लिए समान थे वो समान नहीं रहते, तो डिस्टोर्शन होने लगता है। लेकिन अभी अपन मान लेते हैं कि हमारा सिग्नल इस ग्रीन हाईलाइट जैसा छोटा है और इस छोटे से सिग्नल चेंज से आप पाएंगे कि जो चेंज होता है करंट में उसे हम डायनामिक इनपुट इंपीडेंस कहते हैं, और इसका मान इस पोर्शन में जो लगभग लीनियर है 20 से 50 ओम के बीच में है। और अगर ये छोटा रेजिस्टेंस है तो आप पाएंगे कि छोटी सी ही इनपुट सिग्नल की वोल्टेज चेंज, अच्छा खासा एमीटर करंट में ये जो चेंज यहाँ ग्रीन हाईलाइट में दिख रहा है, साइनोसॉइडल सिग्नल वोल्टेज पे साइनोसॉइडल मेरा करंट चेंज मिल गया है। हमने जाना है कि जो कलेक्टर चेंज है उसमें एक बड़ा मेजोरिटी का एमीटर से आया हुआ अंश होता है, और ये अल्फा कॉमन बेस करंट गेन है जिसका मान 1 के बिल्कुल करीब लेकिन 1 से थोड़ा सा कम होता है, और कुछ रिवर्स लीकेज करंट है। अगर हम एमीटर करंट में चेंज करते हैं जैसा कि हमने इनपुट सिग्नल लगाकर कर दिया है तो कलेक्टर करंट में चेंज आता है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो ये चेंज 0 है। तो आप पाएंगे कि जो कलेक्टर करंट में चेंज है वो लगभग प्रोपोर्शनल है एमीटर करंट के चेंज के, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कॉमन बेस करंट गेन कहते हैं। और साफ पता लग रहा है कि अगर मेरा एमीटर करंट 4 एम्पियर से बढ़कर 6 एम्पियर होके और नेगेटिव सप्लाई के केस में 2 मिली एम्पियर होके इस तरह से साइनोसॉइडली बदलता है, तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक जिस पोर्शन में मैं काम कर रहा हूँ लीनियर पोर्शन के बिल्कुल बीच में और इनमें अंतराल बराबर बराबर है, तो अगर साइनोसॉइडल मेरे सोर्स सिग्नल वोल्टेज से साइनोसॉइडल मेरा इनपुट एमीटर करंट का चेंज है तो वैसा का वैसा ही मेरा साइनोसॉइडल कलेक्टर करंट में चेंज हो गया है, और कलेक्टर करंट में चेंज और एमीटर करंट चेंज में ये रिलेशनशिप हो सकती है। मेरा आउटपुट सर्किट इस ग्रीन हाईलाइट में प्रदर्शित है और वो इस लीनियर इक्वेशन के अनुसार काम करता है, और इस लीनियर इक्वेशन का जो लेखा चित्र है वो ये भार रेखा है, क्योंकि इस रेखा का जो स्लोप है उसका इस रेजिस्टेंस के मान से जो बाहर परिपथ में मैंने कलेक्टर सर्किट में लगाया हुआ है उससे संबंध रखता है। तो आप पाएंगे कि मेरा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो यहाँ 4 मिली एम्पियर करंट पे है, तो वो 5 पे यहाँ नहीं जाएगा बल्कि वो इस जगह पे जहां बाहर रेखा और ये 5 मिली एम्पियर एमीटर करंट की कलेक्टर करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप एक दूसरे को मैच करती है, मिलती है, वो होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब मेरा एमीटर करंट बदल रहा है तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट 4 से 5 पे यहाँ और 6 पे यहाँ चला जाएगा। तो जो संगत कलेक्टर करंट में चेंज है वो इस लेखा चित्र में मैं यहाँ से देख सकता हूँ। पर एक बड़ी खूबसूरत बात है, और वो यह है कि जब कलेक्टर करंट बढ़ता है तो कलेक्टर और बेस के बीच में जो वोल्टेज है वो इधर घट रही है, और ये जो कलेक्टर और बेस के बीच में वोल्टेज है वो ही इस कपलिंग कैपेसिटर की मदद से मेरे आउटपुट में आ रही है। तो मैं इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल फॉर्मेट देता हूं तो कलेक्टर करंट में जो चेंज हो रहा है उससे जो कलेक्टर बेस वोल्टेज में चेंज हो रहा है उसका रिलेशन ये हो गया। और क्योंकि मैं बायस बैटरी जो यहाँ लगाई है VCC उसे बदल नहीं रहा हूं तो ये चेंज 0 है। तो हम पा रहे हैं कि अगर कलेक्टर करंट बढ़ता है तो कलेक्टर और बेस के बीच की वोल्टेज इन्वर्ट होकर उल्टी पोलैरिटी के साथ यहाँ आउटपुट में आएगी, और हमें एक बड़े रेजिस्टेंस में
और यहाँ हम इस रेजिस्टेंस को सीधा यूज कर रहे हैं, जबकि वास्तव में जब हम कपलिंग कैपेसिटर की मदद करते हैं और यहाँ कोई भार प्रतिरोध और लगा हुआ है तो यथार्थ में ये जो रेजिस्टेंस है और वो जो दूसरा भार प्रतिरोध है वो एक दूसरे के समांतर में आ जाएंगे और यहाँ वो समांतर तुल्य प्रतिरोध है वो एक भार प्रतिरोध हो जाएगा और उस भार प्रतिरोध का मान अधिक है और ये करंट एमीटर करंट के बराबर ही है, तो आप पाएंगे कि अधिक रेजिस्टेंस में कम परिपथ प्रतिरोध वाली धारा ने एक ज्यादा वोल्टेज बना देनी है और विभव और शक्तियों का आवर्धन हो जाना है। तुरंत हमें समझ में आ जाएगा। जो मैंने एमीटर बेस बायस बैटरी में फॉरवर्ड बायसिंग के साथ ये जो सिग्नल लगाया है डेल्टा VEB, उसने मेरे एमीटर करंट की धारा को आसानी से बदल देना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर अभिनीत पीएन संधि में थोड़ी सी भी अगर वोल्टेज हम बढ़ाते हैं तो बहुसंख्यकों के विसरण की जो अग्रधारा है वो बहुत तेजी से चरघातांकी रूप से बढ़ती है, क्योंकि अगर अभिनीति में डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो कम होता है और जितना करंट का मैं यहाँ चेंज करूंगा वो करंट का बड़ा हिस्सा कलेक्टर करंट के चेंज में पहुंच जाएगा और ये मेरा भार प्रतिरोध जहां आउटपुट बन रहा है वहां ये धारा पहुंच जाएगी। तो हम पाते हैं कि कम प्रतिरोध के परिपथ में कम विभव से बनी हुई धारा उच्च प्रतिरोध के परिपथ में बिना घटे जब पहुंच जाएगी तो ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर के इस फिनोमिना से यहाँ जो सिग्नल आउटपुट वोल्टेज का मिलेगा वो इनपुट सिग्नल से कई गुना ज्यादा होगा। जरा समझते हैं कि वोल्टेज गेन कितना होगा। इसको हम वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, AV से प्रदर्शित करते हैं और ये जो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ प्राप्त हो रही है और यथार्थ में ये RL वो कलेक्टर बायस रेजिस्टेंस और जो लोड रेजिस्टेंस है उन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट है और जो मेरा आउटपुट है वो यहाँ सिग्नल के चेंज होने से इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में वोल्टेज बनाएगा और मेरी जो इनपुट वोल्टेज है जो ये सिग्नल है वो यहाँ जो एमीटर करंट में चेंज बना रहा है वो डायोड के डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस के साथ ये रिलेशनशिप रख रहा है और मुझे पता है ये आउटपुट करंट में चेंज और ये इनपुट करंट में चेंज को हम कॉमन बेस करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और आप पाते हैं कि करंट एम्प्लीफिकेशन नियरली एक है और ये कम प्रतिरोध में बनी हुई फॉरवर्ड बायस सर्किट की धारा जब बिना घटे उच्च रेजिस्टेंस के परिपथ में हाई वोल्टेज बन गई है तो विभव का आवर्धन हो गया है। तो आप पाते हैं कि जो विभव आवर्धन है उसमें प्रतिरोध का रूपांतरण महत्वपूर्ण है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर महत्वपूर्ण है और कम प्रतिरोध की धारा उच्च प्रतिरोध के परिपथ में ज्यादा वोल्टेज बन रही है और वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। मेरे जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जब इस प्रकार वो टर्न्स रेशो बदलकर हाई नंबर ऑफ टर्न्स पे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट घट जाता है, लेकिन यहाँ ट्रांजिस्टर में बहुत खूबसूरत बात है कि यहाँ इस आउटपुट सर्किट में वोल्टेज बढ़ गई है लेकिन करंट नहीं घटा है, तो यहाँ पावर भी बढ़ी है और ये एक्टिव एलिमेंट है और ये पावर का भी एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो जो पावर का एम्प्लीफिकेशन है या पावर का गेन है AP बोलेंगे, ये आउटपुट सर्किट की पावर और इनपुट सर्किट की पावर का रेशो हो गया और पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है और जो सिग्नल है उन्हें चेंज के तौर पे हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये आउटपुट की वोल्टेज और करंट और ये इनपुट की वोल्टेज और इनपुट का करंट, वोल्टेज का रेशो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कहलाता है और करंट का रेशो करंट एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। कॉमन बेस में जो करंट एम्प्लीफिकेशन है वो यथार्थ में एम्प्लीफिकेशन नहीं है, अल्फा का मान 1 से थोड़ा सा कम है, लेकिन क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर तो उसमें आउटपुट का करंट इनपुट के सिग्नल करंट जो बेस में होता है उससे कई गुना ज्यादा होता है। तो क्योंकि उनमें धारा का लाभ होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, तो समान शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस अल्फा को भी हम गेन बोलते हैं और यथार्थ में कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में करंट का गेन नहीं होता है और ये 1 से थोड़ा सा कम है। लेकिन अभी हमने देखा था कि जो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन है वो करंट गेन और ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर रेशो के अनुपात के अनुसार है और ये अल्फा स्क्वायर हो गया। एक बार फिर देखिए कि ये 1 के करीब ही है, तो पावर एम्प्लीफिकेशन का भी मूल कारण वही हो गया, कम प्रतिरोध की धारा का उच्च प्रतिरोध की धारा में स्थानांतरण हो जाना। फॉरवर्ड बायस एमीटर बेस जंक्शन है, उसका डायनामिक रेजिस्टेंस 20 से 50 ओम के बीच में है। जनरली हम जिस तरह के भार प्रतिरोधों के साथ और बाइसिंग के RC कलेक्टर सर्किट रेजिस्टेंस के साथ काम करते हैं तो इन दोनों का जो समांतर तुल्य प्रतिरोध मेरा जो भार प्रतिरोध AC में बनता है उसका मान 10 किलो ओम के आसपास हो सकता है। तो आप पाते हैं कि 20 ओम के प्रतिरोध में जो धारा बनाई गई है छोटी सी वोल्टेज द्वारा वो बड़े प्रतिरोध में एक बड़ी वोल्टेज बनकर एक वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन और करंट सेम होने से एक पावर का एम्प्लीफिकेशन कर रही है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि इस भार प्रतिरोध में जो ज्यादा शक्ति बनी है उसके लिए कार्य या ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो उत्तर है कि ये जो ऊर्जा है वो इस बायस बैटरी द्वारा किया जा रहा कार्य है। ये बायस बैटरी न केवल इस
रिवर्स बायस जंक्शन के अक्रॉस चार्ज कैरियर को ड्रिफ्ट करके चलाती है, बल्कि इस भार प्रतिरोध में भी ऊर्जा उत्पन्न करती है। हम कह सकते हैं कि इस डीसी बैटरी के कार्य से यहाँ एक आवर्धित एसी सिग्नल बनता है और आवर्धन इस संकेत का होता है। अभी प्रश्न है कि जब कार्य ये बायस बैटरी करती है तो हम इस इनपुट संकेत का आवर्धन क्यों बोलते हैं? तो उसका कारण ये है कि इस बैटरी द्वारा किया गया कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी धारा कलेक्टर सर्किट में बन रही है, और कलेक्टर सर्किट की धारा का नियंत्रण आप देख रहे हैं एमीटर धारा से है। एमीटर धारा को संकेत विभव निर्धारित करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो संकेत है उसने जो एमीटर धारा में परिवर्तन किया है उसी से कलेक्टर धारा में परिवर्तन से यहाँ एक आवर्धित संकेत पैदा हुआ है। तो कार्य तो ये बायस बैटरी करती है, पर कार्य का नियंत्रण ये संकेत करता है। तो संकेत का एक आवर्धित रूप इस भार प्रतिरोध पे हमें प्राप्त होता है। इस तरह की न्यूमेरिकल एक्सरसाइज इन फार्मूलों के सीधे उपयोग की परीक्षाओं में पूछी जाती है, और हम किसी अगली वीडियो में उसे निश्चित रूप से जब कॉमन एमीटर करेंगे तो इस तरह की न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी एक सलाह है कि आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स का अभ्यास कर लें, और ये परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय है, और हमें उम्मीद है कि आपको विषय समझ आ रहा होगा और परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। हैप्पी लर्निंग।